Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all would be fine. Today, as far as your English is concerned, we are having a different topic today. Basic rules of translation. This is a kind of topic which actually makes the basis of you people for translating one sentence into another sentence. As far as your syllabus is concerned of class 9th, we have the translations in it. And what are the translations actually? In the papers we get sentences in Urdu and we have to translate them in English. Now the main thing is we will be going for the tenses definitely, but before that, the first thing that we must keep in our minds that there are some rules for translation, and these are the basic rules. I am not telling you something great about that, and I will not be telling you the things which would be Greek to you people, but the simple things. First of all, keep one thing in your mind, that one language can never ever be translated to another language completely. एक लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज में मुकम्मल तौर पर ट्रांसलेट नहीं होती. क्या चीज़ ट्रांसलेट होती है? ट्रांसलेट होता है बेसिकली आइडिया, जो हम आइडिया ट्रांसलेट करते हैं. मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस है उर्दू में, अगर हम कहते हैं कि वो मर गया, इसकी ट्रांसलेशन सिंपल क्या होती है? ही डाइड. क्या सिर्फ यही इसकी ट्रांसलेशन है? ऐसा नहीं है. इसकी ट्रांसलेशन ही एक्सपायर्ड भी हो सकती है, ही किक्ड द बकेट भी हो सकती है. किक द बकेट एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू डाई. इसके अलावा ही क्रॉस्ड द बार, ठीक है, ही breathed his last, and many more. All these sentences mean exactly this. The thing that I want you to understand that एक सेंटेंस की सिर्फ एक ही ट्रांसलेशन नहीं होती. अब वो मर गया, ये है ही breathed his last, उसने अपनी आखिरी सांस ली. अब देखो वो मर गया और यहाँ है ही breathed his last. वर्डिंग्स डिफरेंट है लेकिन आइडिया सेम है. तो हम लोगों ने बेसिकली ट्रांसलेशन करते हुए आइडिया को फोकस करना है कि उसमें बात क्या की जा रही है. वर्डिंग्स हमारी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है. पहली चीज़ तो आपने ये ध्यान में रखनी है. दूसरी बात बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले हम ये देखें कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है. ठीक है, एक बेसिक सेंटेंस, बेसिक एक सेंटेंस बनाते हैं. उर्दू में है फॉर एग्जांपल, मैं सेब खाता हूँ. ठीक है, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं आई ईट एन एप्पल. ठीक है, देखें आई इसमें क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, द वन हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. सब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और जो काम परफॉर्म हो रहा होता है वो काम होता है वर्ब. अब देखो बच्चों, यही जो सेंटेंस जब हम इधर ट्रांसलेट करते हैं, आई ईट एन एप्पल, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, एन एप्पल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये बात तो क्लियर है. जो बात यहाँ बेटा आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश का और उर्दू का डिफरेंट है. उर्दू में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब आता है. लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ये होता है मेन डिफरेंस. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
लेकिन इधर क्या है उर्दू में, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. So this is the difference that we must keep in our mind, because there are many students who used to follow this rule. इंग्लिश जब उर्दू से बेटा आप इंग्लिश में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो जो आपकी टारगेटेड लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, रूल्स फिर उसी लैंग्वेज के फॉलो हो. ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह लगाना शुरू कर दें कि आई एन एप्पल ईट, क्योंकि उर्दू में सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, तो आप भी आई लिखें, फिर एन एप्पल लिखें, फिर ईट लिखें, ये गलत हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, जो स्ट्रक्चर है आपके पास किसी भी सेंटेंस से ट्रांसलेट करने का, वो क्या है आपके पास? सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये है आपका मेन स्ट्रक्चर कि पूरे सेंटेंस में से आप सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट निकालोगे, वो लिखोगे, उसके बाद वर्ब लिखोगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ आपको समझाऊं कि आपने जब ट्रांसलेशन करनी होती है ना बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी एक चीज़ ऐसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सेंटेंस में ना हो तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो, तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता. कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है हमारे पास, ही कुक्ड फूड. दूसरा सेंटेंस है ओपन द डोर. थर्ड सेंटेंस इज birds fly. Fourth sentence is go. And fifth sentence is they him. अब अगर हम ये देखें बेटा, देखो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड ये सारे सारे सब्जेक्ट्स हो गए, ये सारे वर्ब्स हो गए, ये सारे ऑब्जेक्ट. अब हम ये देख रहे हैं कि क्या ये जो हमारे पास सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस हमारे पास ये है, तीसरा सेंटेंस हमारे पास ये है, चौथा सेंटेंस हमारे पास ये है, और पांचवा सेंटेंस हमारे पास ये है. यहाँ पर हमने ये देखना है कि क्या ये सेंटेंसेस जो पांच हमने बनाए हैं, क्या ये मीनिंग कन्वे कर रहे हैं या मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे. ठीक है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से मीनिंग क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, या वर्ब, या ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब देखें बेटा, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही कुक्ड फूड. हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है. तीनों हैं. ही कुक्ड फूड मीन्स उसने खाना बनाया, मीनिंग कन्वे हो रहा है. ठीक है. दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे पास नहीं, ओपन वर्ब, ऑब्जेक्ट है द डोर. ओपन द डोर, मीनिंग कन्वे हो रहा है कि दरवाज़ा खोलो. थर्ड सेंटेंस में बर्ड्स हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब हमारे पास फ्लाई, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है. बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, मीनिंग कन्वे हो रहा है. फोर्थ सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ वर्ब है. गो, गो मीन्स जाओ, मीनिंग कन्वे हो रहा है पूरा. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है हिम, वर्ब हमारे पास नहीं है, तो मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा. मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा. क्या मतलब बेटा इस बात का कि हमारे पास जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों हो, मीनिंग कन्वे होगा. सब्जेक्ट ना भी हो, सब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, मीनिंग कन्वे होगा. ऑब्जेक्ट ना भी हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, मीनिंग कन्वे होगा. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ना हो, वर्ब हो अकेला, फिर भी मीनिंग कन्वे होगा. लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप जितने मर्जी लगा लें, इफ योर सेंटेंस डज नॉट हैव अ वर्ब, योर सेंटेंस विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीटेड. राइट, ये बात आपने ध्यान में रखनी है. मतलब ये कि ये आपके पास जो वर्ब है, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट important part of
अ सेंटेंस, सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है बेटा, और एक बात आप ये लास्ट थिंग जो इससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट हर टेंस में सेम रहते हैं, कभी तब्दील नहीं होते। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंसेज हैं मेन, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 12 टेंसेज हैं। इन 12 के 12 टेंसेज में आपके पास सब्जेक्ट सेम रहता है, ऑब्जेक्ट सेम रहता है, सिर्फ एक चीज़ तब्दील होती है, और वो क्या चीज़ तब्दील होती है? आपका वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेकर जाना है तो सिर्फ आपके पास वर्ब तब्दील होगा और कोई चीज़ तब्दील नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाना है, आपके पास सिर्फ वर्ब तब्दील होगा, बाकी सेंटेंस बेटे पूरा का पूरा वहीं का वहीं रहता है, वही रहता है पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो वर्ब में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि वर्ब में फिर आपकी बेसिकली 2 चेंजेस होती हैं, यानी कि ये हमेशा सेम रहते हैं, कोई भी टेंस हो। वर्ब में आपके 2 चेंजेस आ जाती हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो 2-3 बातें हमने डिस्कस की, उनको सम अप करते हैं। नंबर 1, वन लैंग्वेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज, और ये आपको किस मकसद के लिए होती है कि लैंग्वेज आपकी ट्रांसलेट नहीं होती, बल्कि आप आइडिया ट्रांसलेट करते हो, मैंने शुरू में आपको बताया। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये ध्यान में रखना है, इस अरेंजमेंट को आपने चेंज नहीं करना। और तीसरी चीज़ आपके पास क्या है कि इन तीनों में से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कवर किया कि वो क्या होती है, वो है वर्ब, क्योंकि वर्ब नहीं होगा तो मीनिंग कन्वे नहीं होगा। ठीक है, इस दिस क्लियर? ये बातें आपने ट्रांसलेशन से रिलेटेड जहन में रखनी है, ये बेसिस हैं ट्रांसलेशन के। देन वी विल बी डिस्कसिंग द टेंसेस। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।